हाय एवरीवन, आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को ना केवल बेसिक लेवल पे करेंगे बल्कि जेमेंस और जे एडवांस की अप्रोच के साथ उस पूरे टॉपिक को करने वाले हैं, जहां के स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जे लेवल के, जो कि एडवांस के भी होंगे, कुछ इसमें मेंस के भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी तक हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में L1 to L3 हमने क्या देखा, केवल एपी के बारे में देखा। एपी होता क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होते हैं, प्रोग्रेशंस क्या होते थे। ठीक है, एपी क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अरिथमेटिक मीन क्या होता है और के टर्म nth टर्म और यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म क्या होता था। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अपने 1 to 3 में, लेक्चर 1 to 3 में किया है। वो केवल और केवल किस पे डिपेंड था, एपी पे। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जैसे देखो, इसको शुरू करने से पहले अगर थोड़ा सा आइडिया दे, ओवरव्यू इस टॉपिक का, तो वो है क्या। जैसे देखो, एक मान लीजिए बिजनेसमैन है। ठीक है, एक बिजनेसमैन क्या है, इसके पास 10,000 रुपीज है। ठीक है, 10,000 रुपीज, ये क्या है, बिजनेसमैन। इसने क्या किया, एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक स्टार्टअप में क्या किया, इन्वेस्ट किया। ठीक, इन्वेस्ट किया किसमें, एक स्टार्टअप में। अब इस स्टार्टअप से इसको क्या मिला, 1.5 टर्म्स का। ठीक है, 1.5 टाइम्स का इसको क्या मिला, रिटर्न मिला। कब के लिए, किस टाइम पे, 1 ईयर में। ठीक है, 1 ईयर में इसको कितना मिल रहा है, 1.5 मिल रहा है। तो इस ओनर मतलब जो बिजनेसमैन है, इसने क्या किया, इसने बस पूछा कि मेरा 10 साल में कितने का प्रॉफिट बनेगा, 10 ईयर्स में कितने का प्रॉफिट बनेगा। जैसे देखो, इसने क्या किया, कोई स्टार्टअप था। ठीक है, इसने क्या किया, इसमें इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपीज। अब जब इसने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज, तो उसने जब देखा 1.5 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है, कितना, एक साल में। ठीक है, अगर उसने 10,000 इन्वेस्ट किया था तो फर्स्ट ईयर में कितना हो गया होगा उसका, फर्स्ट ईयर में उसे मिला होगा कितना, 1.5 टाइम्स मतलब 15,000। ठीक है, 15,000, इसको 15,000 टाइम्स मिल गया होगा, मतलब ये इतना मिला होगा फर्स्ट ईयर में। वहीं पर अगर हम सेकंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर में कितना मिला होगा इसका, 1.5 टाइम्स 1.5 कितना होगा, 7.5। तो ये कितना हो जाएगा, 22, और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, 1,002। तो ठीक है, ठीक है, तो हमें इतना मिल जाएगा सेकंड ईयर में। ठीक है, और इसी तरीके से अगर थर्ड ईयर में जोड़ोगे, थर्ड, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, फोर्थ में जोड़ोगे तो यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आप अगर पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक कॉमन रेशियो का मल्टीपल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या मिल रहा है, कॉमन रेशियो का मल्टीपल मिल रहा है। ठीक है, अब ये होता क्या है, हम इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से इसी क्वेश्चन को आगे भी हम करने वाले हैं, बट ये तब करेंगे जब हमें एनथ टर्म पता हो जाए। ठीक है, कि एनथ टर्म क्या होता है, एसएन क्या होता है। ठीक है, जिस तरह हमने एपी में सीखा था ना, उसी तरीके से हमें जीपी में भी सीखना है कि ये है क्या। ठीक है, वहां पे हमें कॉमन डिफरेंस मिलता था, यहाँ पे कुछ और मिलेगा, उसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। अभी हम टॉपिक को शुरू करते हैं यहाँ से। देखो, टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। डिफिनेशन हम फिर से एक बार लिख लेते हैं ना, पीपीटी से रहने देते हैं, हम लोग खुद से करते हैं। यहाँ से पेज ऐड हो गया। अब देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हम लोग करने क्या वाले हैं, जीपी। ठीक, अब जीपी होता क्या है, इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन क्या कहता है कि जीपी इज द कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन विच ईच बियर द सेम कांस्टेंट, इन विच ईच बियर्स द सेम कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, with its immediately preceding number, the series is called GP and the constant ratio is called the common ratio। देखो, इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज द सीक्वेंस, हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। ये क्या है, अगर हम इसकी डेफ की बात करें तो ये क्या है, सीक्वेंस है किसी नॉन जीरो टर्म्स का, इन विच, हम ऐसा कह सकते हैं, जिसमें ईच सेपरेटेड, ठीक है, इन विच ईच सक्सीड, सक्सीडिंग, स्पेल चेक कर लीजिएगा जो भी मिस्टेक्स होगी, इन विच ईच सक्सीडिंग टर्म्स बियर्स अ कांस्टेंट। ठीक है, इसको अभी मैथमेटिकली भी समझाते हैं यहाँ पे ना, बियर्स अ कांस्टेंट, बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स
प्रोसीडिंग, प्रीसीडिंग, ठीक है, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग टर्म्स। देखो ये है क्या, जैसे हमारे पास ये कोई एक टर्म मिला, ठीक है, हमने कोई टर्म मिला, जैसे टर्म में क्या मिला कि आगे वाला ईच सक्सेसिव टर्म्स बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स। इसका मतलब क्या होगा, अगर आगे वाला टर्म अगर टीपी 1 है और इसके पीछे वाला मतलब टीपी होगा, जैसे कोई टर्म टीपी है तो इसके आगे वाला टर्म कौन सा होगा, टीपी प्लस 1 होगा ना। जैसे ये अगर हमारे पास हमने टर्म लिया टी10 और इसके आगे वाला टर्म क्या होगा टी11, इसे हम क्या लिख सकते हैं टी10+1 लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से हमने आगे वाले टर्म को अगर पी मानना है तो उसके जस्ट आगे वाला टर्म क्या होगा टीपी+1, उसके पीछे वाले क्या होगा टीपी-1, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है इसमें कि ईच सक्सीडिंग टर्म्स बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स। सक्सीडिंग टर्म्स क्या मतलब उसके आगे वाला टर्म्स, उससे आगे वाला टर्म्स क्या हुआ टीपी+1 बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो, ये कांस्टेंट रेशियो में ये कांस्टेंट रेशियो मिलता है यहाँ पे टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स। प्रीसीडिंग टर्म्स मतलब कि उसके पहले वाले टर्म्स का, ठीक है। अगर इन दोनों का एक रेशियो लोगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम कांस्टेंट रेशियो कहते हैं ना, या जब वहां पे डी आता था यहाँ पे इसे हम आर कहते थे, जो कि हमारा क्या है कांस्टेंट रेशियो। तो एपी में क्या होता था, कांस्टेंट डिफरेंस होता था, ठीक है, अभी कॉमन डिफरेंस होता था, ठीक है। यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया, ये कॉमन रेशियो, वहां पे कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो आता है, ठीक है, कॉमन रेशियो जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे हम इसे डी से रिप्रेजेंट करते थे, इसका नाम कॉमन डिफरेंस था, और यहाँ पे कॉमन रेशियो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या चेंज जाते हैं यहाँ पे देखते हैं ना। तो एपी हम लोग कैसे लिखते थे, ए+डी ए+2डी ऐसे करके हम ए एन तक जाते थे। यहाँ पे जो जीपी होगा हमारा, जीपी जीपी का सीक्वेंस कैसा रहता है, ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 4 अप टू कहाँ तक जाएंगे, ए आर एन तक जाएगा, ठीक है, जहां तक जितना भी ले जा सको यहाँ से, इसमें तो कोई लिमिट नहीं, यहाँ तक ऐसा कुछ जाता है हमारा एपी। अब यहाँ से देखिए हम लोग तो इसमें भी हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, ये होगा, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म ए, या इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, इतना तो अब पता ही चल गया, 3 लेक्चर्स आपने पढ़े हैं, इतना तो पता चल गया होगा, इसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो एपी को हम लोग कैसे लिखते थे, अब देखो कंफ्यूजन साथ ही साथ में दोनों क्लियर करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। एपी में कैसे लिखते हैं, ए फिर ए+डी फिर ए+2डी फिर ए+3डी, ऐसा करते करते हम लोग ऐसे चल रहे थे, है ना। एक वहीं पे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होते हैं जीपी, उसे हम क्या लिखते हैं, ए इंटू आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 4, मतलब कि उसमें यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो आ जाता था, यहाँ पे डिफरेंस आता था, यहाँ पे एक रेशियो आने लगता है, बाकी चीजें सेम ही है। अब यहाँ से देखोगे तो हमें जो मिला ए आर स्क्वायर, ये दिस, ठीक। अगर हम वहां पर भी क्या किए थे, ऐसा लिखने के बाद वहां पे के टर्म फ्रॉम एंड पूछे थे, है ना, पहले पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने किया था, लास्ट टॉपिक के टर्म फ्रॉम एंड क्या होता है, ठीक है। यहां से देखो जीपीए है, अगर यहां से देखें तो ये हमारा टर्म 1 होगा, ये टर्म 2 होगा, ये टर्म 3 होगा, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि टर्म तो ये तो टर्म ही है, अभी ये क्या है सीक्वेंस में है। अब अगर हमने कहा कि यहाँ पे nth टर्म क्या होगा, nth टर्म मतलब टी एन क्या होगा, टर्म nth, ठीक है, यहाँ पे हम इसे व्हाइट से लिख लेते हैं, टी एन क्या होगा टर्म nth, तो nth टर्म क्या होगा, इसी तरीके से अगर बढ़ते जाओगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, ए आर पावर n-1 मिलेगा, ठीक है, ये तो मिलेगा ना nth टर्म, ठीक है। इसके आगे क्या मिलेगा, ए आर पावर n मिलेगा, ऐसे यहाँ पे टी एन जो मिलेगा वो क्या होगा, ए पे टर्म 1 आया, 2 पे आर की वैल्यू 1 आई, मतलब कि आर की वैल्यू एक कम हो रही है ना, तो nth पे क्या हो जाएगा, ए इंटू आर पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। आर पावर n क्यों नहीं होगा, समझ में आया, क्योंकि देखो यहाँ पे आर 0 है, आर पावर 0, यहाँ पे 1 है, देखो जब टी वन पे हमने देखा कि आर की वैल्यू 0 है, ठीक है, ए आर पावर 0, ठीक है, 1 पे 0 है, मतलब एक कम चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 2 पे कितना आया, एक आया पावर, ठीक है, 3 पे कितना आया, 2 आया, इसका मतलब जब एन टाइम आएगा तो वहां पे एक पावर कम होगी, एक पावर कम कौन सा होगा, आर ए आर पावर n-1 हो जाएगा, ठीक। तो nth टर्म जो हमें यहाँ पे मिला
वो क्या मिला, दिस वैल्यू, दिस इज आवर nth टर्म, टर्म nth। तो nth टर्म क्या मिला, टी एन इक्वल टू ए इंटू आर एन, आर पावर n माइनस वन। ठीक, अब ये तो हो गया nth टर्म की बात। अगर हम यहीं पे बात करें, यहीं पे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास जो जीपी है, ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, अप टू ए आर पावर एन माइनस वन। ठीक है, या फिर अगर थोड़ा सा इसमें स्पेस बना के चले, तो हमने यहाँ पे किया ए आर एन होगा लास्ट में। ठीक है, या फिर हम एन को बाद में लिख लेते हैं ना, ए आर, यहाँ पे ए आर एन, ए आर एन माइनस वन होगा। ठीक है, इसके इसके जस्ट पीछे क्या होगा, ए आर एन माइनस टू होगा। ऐसा कर, जैसे ए बी में चल रहा था सेम टू सेम यहाँ पे जीपी में भी चलना है। यहाँ पे देखो ए आर एन माइनस थ्री होगा, यही तो होगा ना। जैसे इसके पीछे क्या होगा, ए आर एन माइनस फोर होगा। ऐसे ऐसे करते आओगे, लास्ट में आपको ए मिल जाएगा, ए आर जीरो, मतलब ये आर जीरो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर इस साइड से अगर हम चलें, ठीक है, अगर हम लोग पीछे से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी टर्म में चलती है ना। अबे यार ये क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, अगर इस साइड से चले ना, लास्ट साइड से, तो यहाँ पे जो रेशियो मिलता है वो वन अपान आर मिल जाता है। ठीक है, और इस साइड से जब चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर मिल जाता है। ठीक, तो इस कंडीशन से देखें तो लास्ट टर्म हमारा कौन सा होगा, लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म कौन सा होगा, यहां से देखो, दिस वैल्यू इज आवर लास्ट टर्म ना, टर्म लास्ट होगा। ठीक, लास्ट में एक कम, मतलब कि अगर ये लास्ट है, एन लास्ट है, तो वो क्या होगा, यही तो हमारा लास्ट वैल्यू होगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें, तो ये वन बाई आर रेशियो में है, तो इसका मतलब ये एल बाई आर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी बात अगर हम करें, तो ये कितना हो जाएगा, ये पीछे से हम लोग चल रहे हैं ना, यल से तीन इधर आया। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यल बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मतलब एक कम, आर की वैल्यू एक कम। ठीक है, तीन आया मतलब दो आ जाएगा। जैसे इस साइड से चल रहे थे ना, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, टर्म वन जब निकाला था तो ए आर पावर जीरो मिला था। ठीक है, दूसरा निकाला था ए आर पावर वन, टर्म टू आया बट आर की वैल्यू वन आई, आर की डिग्री जो बात हो रही है ना, आर की पावर जो है वन आई। सेम एज यहाँ पे देखो, इस साइड से अगर हम उल्टा चले तो वो जो रेशियो आता है वन अपान में आता है। ठीक है, वन अपान आर रेशियो हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसे एल मान लिए तो ये क्या होगा, यल बाई आर होगा, यल इंटू वन बाई आर होगा। ठीक है, यहाँ पे थ्री टाइम्स अगर पीछे गए तो ये क्या होगा, यल बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट से थर्ड टर्म है ना, ये हमारा क्या है, लास्ट से थर्ड टर्म। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यल अपान आर स्क्वायर लिखोगे, यहाँ पे थ्री बट यहाँ पे एक कम हो जाता था। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट से चौथी टर्म में क्या होगी, तो वो क्या होगा, एल अपान आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, सेम एज अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, इस साइड से, आगे की साइड से, तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आता है उसे हम आर से लिखते हैं। ठीक है, इस साइड से चलोगे उल्टा तो वन अपान आर आएगा, यहाँ पे देखोगे तो आर आएगा। एक एग्जांपल से भी समझेंगे हम लोग, पहले हम पूरे इक्वेशंस के लिए देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉमन रेशियो आर आया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए है, तो सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, ए इंटू आर हो जाएगा। थर्ड टर्म में क्या होगा, ए इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा ना, रेशियो में आया तो यल इंटू वन अपान आर, तो यल बाई आर आ जाएगा। यल इंटू वन अपान आर स्क्वायर होगा तो यल अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। सेम है, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म में क्या होगा, तो वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होगा, ए आर। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कुछ फर्स्ट और थर्ड, अगर हम आगे से अब पीछे जैसे चल रहे हैं, वो हम किस तरीके से लिखेंगे ये हमने यहाँ पे समझा। अब एपी में फर्स्ट लेक्चर के लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि हमने क्या देखा, kth टर्म फ्रॉम एंड, हमने क्या देखा था, kth, या वो तो एपी के लिए हम लोग बात किए थे ना। यहाँ पे देख लो, इन अ जीपी, इन अ जीपी kth टर्म, kth टर्म फ्रॉम एंड, kth टर्म फ्रॉम फ्रॉम एंड जो होता है वो कितना होता था, अगर हम एपी की बात करें, एक सेकेंड,
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, के टर्म फ्रॉम एंड। तो एपी में हमने देखा था के टर्म में क्या होता था, एन माइनस के प्लस वन, ऐसा कुछ हमें वहां पे मिला था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इन जीपी, अगर हम इसे इसके भी दो मेथड्स, हम लोग यहाँ पे मेथड वन की बात कर रहे हैं ना, मेथड वन। अगर हम इसे मेथड वन माने तो मेथड वन क्या कहता है इन जीपी, केथ टर्म फ्रॉम एंड जो होगा वो कितना होगा, केथ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू एन माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम स्टार्ट होता है, ठीक है। एपी जीपी की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी जीपी की बात हो रही है। वहीं पे अगर हम मेथड टू की बात करें, वहां पे हम लोग के टर्म फ्रॉम एंड के दो मेथड्स लिखे थे, है ना। तो यहाँ पे भी देखो इन जीपी, या इसे कॉपी कर लेना, फ्रॉम के टर्म फ्रॉम एंड जो हमें मिला था वो कितना मिला था, एल, जीपी की बात हो रही है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल इंटू वन अपान आर के टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। तो वन एल इंटू वन अपान आर, पावर कितना हो जाएगा के एल एन माइनस वन, यहाँ पे के माइनस वन हो जाता था, ठीक है। एल इंटू वन अपान आर के माइनस वन, ठीक है, जहाँ पे एल क्या है हमारा लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हमें के टर्म फ्रॉम एंड और के टर्म फ्रॉम बिगिन, के टर्म फ्रॉम एंड हमें मिल गया, जो कि होता है कि एन माइनस के प्लस वन, वन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। अब देखो इसके एप्लीकेशन जिस तरीके से हमने एपी में किया था ना, वहां पे हमने 3 लेक्चर्स लगाए हैं एपी को समझने में, एपी, एपी के प्रॉपर्टीज, अरिथमेटिक मींस क्या होते हैं, एनाटर्म क्या होते हैं, जितने भी टॉपिक्स थे हमने उसे कवर करने में 3 लेक्चर्स लिए हैं उसमें। अब सेम एज हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के लिए करना है, वही भी हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, चीजें सेम ही है, बस वहां पे कौन डिफरेंस आए हुए थे, यहाँ पे रेशियो में चलेगा, मतलब मल्टीपल में चलेगा, है, ठीक। इतना समझ में आया होगा जीपी होता क्या है। जीपी मतलब कि आगे वाला टर्म्स, अगर पीछे वाले टर्म्स का दोनों का रेशियो लोगे तो एक कांस्टेंट रेशियो आता है जिसे हम कॉमन रेशियो, जिसे हम आर भी कहते हैं। अब एन टर्म क्या होता है, फर्स्ट फार्मूला जो आपको याद करना है, टर्म एन टर्म क्या होता है, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, ठीक है। अब वहां पे हमने देखा था सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, ठीक है, वहां पे भी हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, अगर एन टर्म्स आ जाए आपके पास तो उसका सम क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं ना। देखो जो सम होता है एन टर्म्स का उसे हम एस एन से लिखते थे, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, सेम एज एपी की तरह चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो वहां पे हम लोग पहले एपी लिखे थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जीपी लिखेंगे, ठीक। तो जीपी का जो सीक्वेंस था वो क्या है, अभी हमने पीछे लिखा था ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, फिर ए आर पावर फोर, अब टू कहाँ तक जाएंगे हम लोग, प्लस ए आर पावर एन माइनस वन, प्लस, या अभी हम सीक्वेंस लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमा ए आर एन माइनस वन और ए आर एन, ठीक है। या एक पीछे वाले एक और ले लेते हैं ना, ए आर एन माइनस टू और ए आर एन माइनस वन, ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। वहीं पे अगर हमने क्या किया, हमें चाहिए एस एन की वैल्यू, ठीक है, तो ये तो हमने सीक्वेंस ले लिया। अब अगर हम सम ऑफ एन टर्म्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, सीरीज बन गया। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम सम ले रहे हैं एन टर्म्स का किसी जीपी का, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, इसकी हम बात कर रहे हैं जीपी, एपी तो हमने कर लिया। हमने क्या किया इसमें कि इसे आर टाइम्स मल्टीपल कर दिया, ठीक है। लेटेस्ट हमने एक आर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, आर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया, आर इंटू एस एन। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जीरो लिख लेते ना, इसे एक बराबर से लिखे तो यहाँ पे जीरो, फिर ए आर आ जाएगा, ठीक, फिर ए आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ए आर पावर फोर आ जाएगा, लास्ट में जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो ए आर एन माइनस टू मिलेगा, प्लस ए आर एन माइनस वन मिलेगा, और लास्ट में हमें ए आर पावर एन मिल जाएगा, ठीक। अगर इसमें आप आर से मल्टीप्लाई कराओगे
तो यहाँ पे पहले क्या मिलेगा, ए आर मिलेगा। पहले हमने यहाँ पे जीरो, इसको इसको हम मैचिंग करने के लिए हमने यहाँ पे जीरो रख दिया। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं ना, यहाँ पे हमने जीरो रख लिया। अब देखो सब मैच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सब मैच कर रहे हैं, तो मैचिंग के लिए हमने यहाँ पे जीरो रख दिया। अगर हम आर से इसमें मल्टीप्लाई कराए तो फर्स्ट टर्म हमारा ए आर बनेगा, दूसरा बन जाएगा आर का स्क्वायर बन जाएगा, तीसरा क्यूब बन जाएगा, चौथा आर पावर 4 बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, इफ वी सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लिए और इसे इक्वेशन 2 मान लिए, तो अगर हम 1 और 2 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एस एन। यहां से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर मिल जाएगा एस एन माइनस आर एस एन। और देखो यहां से आपको ए मिल जाएगा, और ए आर इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव 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 और नेगेटिव। तो ए आर से ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब कैंसिल, ए आर पावर 4 से ए आर पावर 4 कैंसिल, ए आर पावर 5 से ए आर पावर 5 कैंसिल, सेम एज ए आर पावर एन माइनस 2 से ए आर पावर एन माइनस 2, और ए आर पावर एन माइनस 1 से ए आर पावर एन माइनस 1 कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचा एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू आर एन बचा। ठीक है, ये हमारा क्या मिला, एस एन मिला। ठीक, अगर हम इसमें से एस एन कॉमन ले लिए, इफ बी कॉमन एस एन फ्रॉम दिस, वी गेट 1 माइनस आर इंटू एस एन। और यहां से अगर हम ए कॉमन ले लिए, ए कॉमन ले लिए, इधर बच जाएगा 1 प्लस आर पावर एन बच जाएगा। ठीक है, 1 प्लस आर पावर एन। तो हमें एस एन की वैल्यू चाहिए थी, तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आर पावर एन अपन 1 माइनस आर। ये हमें एस एन की वैल्यू मिल गई। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसे हम यहाँ पे हमें माइनस करना था भाई, यहाँ पे माइनस करना था, यहाँ पे हम लोग प्लस लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस ए। ठीक है, बाकी सब तो सही है ना कैलकुलेशन। अब यहाँ से एस एन की वैल्यू हमें ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपान 1 माइनस आर मिल गया। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए, अगर हम भैया इसमें से अगर हम ए कॉमन लिए तो हमें ये मिल गया। अगर हम माइनस ए कॉमन लेते तब क्या हो जाता, अगर हम माइनस ए कॉमन लेते तो ये तो प्लस बन जाता, मतलब आर एन माइनस 1 अपान 1 माइनस आर। ये हमें यहाँ से मिल जाएगा भाई। यहाँ से देखो, अगर हम माइनस ए कॉमन लेते, यहाँ से देखो माइनस ए कॉमन लेते तो इधर क्या बचता, ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो ये मिलेगा, माइनस ए कॉमन ले लिए। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लिए, ठीक, इसमें से भी अगर हम माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या बन जाएगा भाई, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। अगर हम माइनस कॉमन ले लिए तो ये बन जाएगा आर माइनस 1, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दिए। ओवरऑल जो हमें यहाँ से मिला ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपन आर माइनस 1। हम ऐसा ही कर सकते हैं। तो सम ऑफ हियर वी गेट एस एन, एस एन इक्वल टू क्या मिला हमें, ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपन 1 माइनस आर, या तो ये हो सकता है। ठीक है, जो कि बराबर था किसके, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपन आर माइनस 1। ठीक है, ये कब के लिए केस है, जब आर नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब आर नॉट इक्वल टू 1 क्यों है, यहां से देखते हैं अभी। ये तो हमें यहां से मिल गया। ठीक, अब देखो टर्म एनथ का फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेकंड फार्मूला जो मिला, ऐसा नहीं क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होते हैं किसी जीपी में, तो वो ए इंटू 1 प्लस 1 माइनस आर एन, आर पावर एन अपान 1 माइनस आर, या फिर हम इसे कह सकते हैं ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। कब के लिए कंडीशन है ये, कंडीशन कि आर की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक, वहीं पे अगर हम एन टर्म्स का सम अगर अगर हम ऐसा कुछ कर दिए, आर की वैल्यू 1 रख दिए, इफ आर इज इक्वल टू 1, इफ आर इक्वल टू 1 हो जाए, तब के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, एस एन इज इक्वल टू एन ए हो जाएगा। ठीक है, ए एन कह लो या एन ए कह लो। ठीक है,
तो एसएन के लिए दो फार्मूले कब के लिए है, जब आर की वैल्यू 1 होगी और जब आर की वैल्यू 1 नहीं होगी। व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू 1 देन एसएन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा, या फिर उसका दूसरा फार्मूला ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 हो जाएगा। वहीं पे अगर आर की वैल्यू 1 की होगी तो एसएन इक्वल टू एन ए हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। टर्म एनथ का फार्मूला पीछे लिखा गया है, ठीक। अब देखो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से उड़ रहा होगा, ठीक है, बट हम ये मान के चल रहे हैं आप लोग एपी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए होंगे, ठीक है। सेम एप्लीकेशन यहाँ पे जीपी में भी लग रहा है। अब देखो दोनों चीजें सेम है नहीं, तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो अलग होंगे, तरीका अलग होगा, लेकिन करना तो हमें वही है ना कि हमें एन टर्म निकालना है और सम ऑफ एन टर्म्स क्या होते हैं, के टर्म क्या होता है, एंड से क्या होता है, बिगनिंग से क्या होता है, वही चीज यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं। तो इतना तो समझ में आया जीपी क्या होता है, एन टर्म क्या होता है और सम ऑफ एन टर्म क्या होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, अगर हम ऐसा कुछ पूछे आपसे तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा नहीं, अब इस बार ऐसा नहीं निकालना, आपको एस इन्फिनिटी निकालना है, ठीक है। एस इन्फिनिटी क्या होगा, देखो एस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर 4 अप टू कहाँ तक जाना है हमें, प्लस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक। कहाँ तक जाना है हमें, इन्फिनाइट तक जाना है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम यहाँ से क्लियरली देखें, क्लियरली हियर वी कैन सी जो एस एन है हमारा, एस एन, ठीक है, एन एन टर्म्स का, तो वो क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपान 1 माइनस आर, या फिर और ऐसा भी हम कह सकते थे ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। इसके दो फार्मूले पढ़े हैं, कब के लिए कंडीशन थी, जब आर की वैल्यू 1 के बराबर नहीं थी, ठीक है। और हमने यहाँ से ये भी पढ़ा है कि जो आर की वैल्यू होती है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, ये भी देख लो, फिर से एक बार रिवाइज कर लो, आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, टीपी प्लस 1 अपान टीपी होता है, जहां और ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये 0 हो जाए तो ये तो वैलिड ही नहीं होगा। कैसे, कभी टर्म को नेगेटिव होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहां से दो टर्म का रेशियो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखो 0 नहीं होगा, नेगेटिव तो होगा ना। तो एस एन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे 0 निकाला, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब एस एन की वैल्यू हमें जो मिला है फार्मूला, वो ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपन 1 माइनस आर मिला है, ठीक है। ये कब के लिए है, इफ अगर हम ऐसा आर का लिमिट रखें, आर आर की जो वैल्यू हो 1 से माइनस 1 से 1 के बीच की है, ठीक है। इफ आर की वैल्यू माइनस 1 से तो बड़ी है बट 1 से छोटी है, ऐसा कंडीशन दिया जाए, तब के लिए देखो आर पावर एन क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 चला जाएगा। कैसे, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 0.5 इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक। आपसे अगर कहें कि अब जो है इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये 0.625 आ जाएगा, ठीक है। अब कहें इसका एक बार और स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो लगातार, इसमें ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। अगर लास्ट में देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा चेंज तो आना नहीं है, ठीक। तो ऐसा हम कह सकते हैं जो आर्यन होगा वो टेंस टू 0 आ जाता है, ठीक। अगर आर्यन टेंस टू 0 आ गया तो हम एस इन्फिनिटी को क्या कह सकते हैं, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। लिमिट लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आर टेंस टू इन्फिनिट एन टेंस टू था ना, आर तो 0 था, एन टेंस टू इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ तक, ये लिमिट लग गया, ठीक है। अब लिमिट उमिट क्या होते हैं आगे समझोगे, बस अभी हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ये देखते चलो, ठीक। ऐसे इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हुआ, लिमिट, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी तक जाना है ना, एन से इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक। आगे फॉर्मूला क्या था, ए इंटू 1 माइनस आर एन, आर एन क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है, 1 माइनस आर एन अपन 1 माइनस आर हो गया, ठीक। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो ये वाली वैल्यू है
ये टेंस टू किस तरफ जाएगा, ये जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। दिस वैल्यू टेंस टू जीरो, तो हम ऐसा कह सकते हैं, तो ये बराबर होगा a अपॉन 1 माइनस आर के। तो एस इन्फिनिटी जो हमें मिला, एस इन्फिनिटी जो क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी जो क्या होता है एस इन्फिनिटी, वो बराबर हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर के। ए माइनस आर कब के लिए है, जब कंडीशन थी इफ आर की वैल्यू -1 से छोटी बड़ी हो बट 1 से छोटी, तो तब के लिए कंडीशन एस इन्फिनिटी ये है, ठीक। वहीं पे, और ये भी याद रखिए, ये तो फर्स्ट लाइन में बताया था ना, अगर हम ऐसा कहें, या आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसको छोड़ो, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, फाइंड, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड रेंज ऑफ, इसकी रेंज निकाल लिया है आर की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आर की रेंज निकाल ले, फाइंड रेंज ऑफ द आर फॉर विच सम ऑफ सीरीज, ठीक है, सीरीज है ना, सम ऑफ सीरीज ए ए प्लस आर क्यूब अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी, क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आर के लिए वैल्यू, रेंज आपको बतानी है ना, आर की रेंज क्या होगी जब हम किसी सीरीज को, जो कि जीपी है, जो सीरीज यहाँ पे लिखा गया है, ए ए प्लस ए आर प्लस आर ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर 4 अप टू कहाँ तक जाना है, हमें इन्फिनिटी तक जाना है। तो इस कंडीशन में जो आर का रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा यहाँ पे देखो, आर की रेंज हमने यहाँ पे लिखा है, आर बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 टू 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए। अब आप में से कईयों को यहाँ पे ये नहीं समझ में आया होगा कि आर एन टेंस टू जीरो क्यों यहाँ पे आया है। देखो यहाँ पे यहाँ पे ये ले चलो, जो एन है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये सब मान के चलो कि जो एन है वो नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर कोई भी नंबर, जैसे हमने लिया 0.1, 0.1, ठीक। अब अगर ये 0.1 है, इसका पावर n है, n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो n इन्फिनिटी के लिए, n तो हमें पता नहीं है ना, n की आगे जाके इनफिनाइट वैल्यू तक जाएगा, तो यहाँ से n जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए r 0.1 है, अब r पावर n क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो वो n टेंस टू इन्फिनिटी हमने लिख दिया, तो ये जो होगा वो 0 हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक। और यहीं पे अगर हम -0.1 ले लें, -0.1 n टेंस टू इन्फिनिटी, तब भी ये 0 ही होगा, ये केस आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखो 1 माइनस आर एन है, इसमें इन्फिनिटी तक जाना है हमें, ठीक है। तो ये जिसमें ज्यादा इशू तो है नहीं, आप ये इन्फिनिटी तक निकाल सकते हैं, आपको ये दो फार्मूले याद रखने, बाकी डेरिवेशन वैसे नहीं है, आपको नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं तैयार करना, आपको ये समझ में इतना आया होगा। अब अगर हम आपसे पूछे फाइंड, ये दूसरा क्वेश्चन पूछे, फाइंड रेंज ऑफ द सीक्वेंस या ऑफ द सीरीज, इसके पहले हम लोग लैंग्वेज क्या लिखे थे, फाइंड रेंज ऑफ आर, ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ आर फॉर विच द सम ऑफ इनफिनाइट जीपी ए ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है, फाइंड रेंज ऑफ आर फॉर विच द सम ऑफ इनफिनाइट जीपी एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब आर की हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो आर क्या हो जाएगा, आर बिलोंग्स टू -1 टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए यहाँ से, अब आपसे पूछा जाए कि क्या नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखो फार्मूला जो हमें मिला है वो क्या है, a इंटू 1 माइनस आर अपन
1 माइनस आर एन, आर पावर एन है, ये पावर में है, ठीक है, ये ऊपर नीचे लिख दिया थोड़ा, ये पावर में है, 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अगर आर की वैल्यू जीरो हो जाए, इफ आर की वैल्यू जीरो हो जाए, तब तो ये केस ही नहीं डिफाइन होगा। जैसे इक्वल टू अपॉन 1 माइनस आर है, आर की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, तब तो ये केस ही नहीं डिफाइंड, मतलब कि आर की वैल्यू हमें जीरो नहीं रखना है। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से 1 हो सकती है, बट जीरो नहीं हो सकती। तो अगर हम इसे सेट के फॉर्म में लिखें तो आर बिलोंग्स टू -1 to 1 एक्सेप्ट माइनस, हम इसे ऐसा कुछ लिख देते हैं करली ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो नहीं है, आर -1 से 1 तो बिलोंग करेगा बट जीरो से नहीं, ठीक। ये आप ये भी याद रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब आपसे अगर पूछा जाए इफ एस इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी दिया गया है, ठीक है, और इसका जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1 दिया गया है। तो -1 to 1 जो वैल्यू होती है इसे हम क्या कहते हैं, पहले इधर की बात करें, इस साइड की वैल्यू को हम कहते हैं ऑसिलेटिंग वैल्यू, ऑसिलेटिंग, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग, जी डाइवर्जेंट, ठीक है। और इस इधर की वैल्यू को हम कहते हैं -1 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक की वैल्यू, इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटिंग, ये क्या होते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं, हाँ, ठीक है। ये क्या होता है, इस साइड मतलब कि 1 से इस साइड, ठीक है, 1 भी और या 1 के इस साइड के लिए ये डाइवर्जेंट होगा। -1 से 1 हॉलो सर्कल पे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। और -1 से लेकर नेगेटिव साइड जाओगे वहां पे ऑसिलेटिंग आ जाएगा। पहले ऑसिलेटिंग की बात करें तो वहां पे जो वैल्यू मिलती है एस एन, मतलब एस की जो सम करोगे वैल्यू मिलेगी वो कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब ऑसिलेट करते हुए मिलेगा। कभी जैसे देखो -1 मिल गया फिर 1 मिल गया, ठीक है। अगर ऐसे ग्राफ मतलब देखोगे तो कुछ पैटर्न आपको ऑसिलेशन क्या मिलता है, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक। इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेटिंग बन गया, ठीक है। और यहाँ पे कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा यहाँ पे आपको ना। अब ऐसे टर्म्स तक जाते जाओगे वहां पे जो चेंज आता है वो बहुत नेग्लिजिबल आ जाता है ना। अगर जो चेंज है वो बहुत ज्यादा छोटा आने लगता है धीरे धीरे, तो वहां पे हम एक फिक्स्ड वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया, हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे कोई जीपी ले लेते हैं ना, जैसे 3 -6 12 और -24 48, आर इक्वल टू कितना दिया गया है, -2 दिया गया है। अब आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है, हाँ यहाँ पे ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या कहते हैं, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा आर जो होता है हमारा कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कॉमन रेशियो क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन रेशियो आएगा ना, अगली वाले टर्म अपान पहली वाली टर्म करोगे तो आर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी ना। अगर आर यहाँ पे नहीं दिया होता, इफ आर इज नॉट गिवन, तो कैसे निकालोगे अगली वाली टर्म, अगली वाली टर्म मतलब 6 टी पी प्लस 1 अपॉन टी पी कितना है 3, यहाँ से कितना मिल गया -2, दिस इज इक्वल टू आर। यहाँ से इतना समझ में आया। अब आपसे अगर पूछे कि ऐसा नहीं ऐसे ऐसा तो वही होगा ना, H2 क्या होगा, H2 क्या होगा, H2 मतलब फर्स्ट और सेकंड का सम, तो फर्स्ट और सेकंड का सम कितना होगा 3 और -6 दैट्स इक्वल टू -3, यही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट थर्ड का सम क्या होगा, ठीक है, यस 3 कितना हो जाएगा भाई, 14 15 15 में 6 गया, यहाँ पे बचेगा आपका 9, ठीक। अब AS4 की बात करें, लास्ट 4 के, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 और ये 30, ठीक है, तो यहाँ पे -15 आया। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो हमें जब S2 करे तो यहाँ पे ये -3 मिला,
यस 3 करे तो वहां पे 9 मिल गया, ठीक है। नेगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव मिला, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया। अब यहाँ से फिर से नेगेटिव हो गया, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो आप एक पैटर्न देखो तो ये ऑसिलेट कर रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है। ऐसा कुछ आपको ऑसिलेशन मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम ऑसिलेटिंग वैल्यू लेके चलते हैं। कब के लिए? जब आर की वैल्यू -2 मतलब कि इस पीछे होगी ना, पीछे मतलब -1 के पीछे, ठीक है। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई एक जीपी है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो 1, ठीक है। क्या ये कौन सा ये किसका एग्जांपल है? अगर ये जीपी है, एग्जांपल किसका है? ये कन्वर्जेंट में केवल -1 से 1 के बीच वाली वैल्यू आएगी, इसके आगे जितने भी होगा वो क्या होगा? 1 या 1 के आगे डाइवर्जेंट होगा। तो ये एक डाइवर्जेंट जीपी है, इज अ डाइवर्जेंट जीपी या डाइवर्जेंट सीरीज। वहीं पे अगर हम ऑसिलेटिंग की बात करें, ऑसिलेटिंग मतलब 1 -1 +1 -1 +1 -1, तो ये क्या है? इज अ ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग सीरीज, ठीक है। वहीं पे बचा हमारा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, हियर आर, जो आर बिलोंग करेगा -1 से तो बड़ा होगा, बट 1 से छोटा होगा। यहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट और ऑसिलेटिंग का समझ में आ गया होगा। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है? ये एक फिक्स्ड सॉल्यूशन देता है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एक फिक्स टर्म के बाद जो चेंज आता है वो नेग्लिजिबल होने लगता है, इसकी वजह से वहां पे जो वैल्यू आ जाती है उसे हम एक फिक्स्ड वैल्यू की तरह देखते हैं, ठीक। इतना समझ में आया होगा। तो जीपी हमने यहाँ पे समझा किस तरीके से हमें यहाँ पे अलग अलग टर्म्स जो हमने एपी में पढ़े थे वही सेम टू सेम हमने जीपी में भी पढ़ लिए। सम ऑफ एन टर्म, के टर्म, ये वो सब। अब एक क्वेश्चन और हम यहाँ से आपसे पूछे, लास्ट फाइनल, ऐसा क्या होता था वहां पे? अगर हम आपसे पूछे वहां पे ऐसा क्या होता था? वहां पे एपी में, एपी वाले एसन की बात करें तो ये भाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता था। ये किसके लिए है एसन? जीपी के लिए नहीं, एपी के लिए, ठीक है। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी आ जाए भाई, इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, तो एसन क्या होगा? एसन इन्फिनिटी क्या होगा यहाँ पे? एसन इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? ये इसको छोड़ो यार, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम अभी यहाँ पे नहीं बताते, ठीक। तो अभी के लिए आपको जीपी में इतने टॉपिक समझ में आएंगे। जीपी होता है क्या है, कॉमन रेशियो क्या होते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और के टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होते हैं, ठीक। अब इसको डिलीट कर लो भाई। हाँ, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? जैसे एपी में हमने देखा था ना कि इन्हीं दो को, एपी को अगर हम जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तब क्या भी एपी बन जाएगा। लास्ट वाले टर्म और पहले टर्म को जोड़ देते थे तब क्या बनता था, और डिवाइड कर दोगे तब क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तब क्या बनेगा। वही चीजें यहाँ पर भी हमें देखनी है, ठीक है। एक बार हमने एपी में कर लिया है, वही चीजें हमें किसमें करनी है? अब जीपी में करने हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है? इन अ जीपी प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं ना, डायरेक्ट एग्जांपल। हमने एग्जांपल लिया 1 3 9 अप टू 27, 27 बाद 81, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 वन जा 3 और 8 से 24। यहाँ पे अपने ये कोई एक जीपी लिया है, ये कोई एक जीपी लिया। अब यहाँ से अगर 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 भाई यहाँ से ऐड क्यों नहीं हो रहा? अगर ये इधर लेके चलो भैया,
ये क्या आ गया? हाँ सही तो हो गया ना। अब देखो, अगर हम कहा गया कि if a GP product of kth term from beginning and kth term from the last is always constant which is equal to product of the first and last term। देखो अगर हम यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म लिए इस साइड से फर्स्ट टर्म लिए, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे कौन सा है, ये वाला देखो, ये फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और इधर से लास्ट टर्म यहाँ पे ये है। अगर इन दोनों का मल्टीपल लें, इन दोनों का मल्टीपल लें, इन दोनों का भाई मल्टीपल लो, मल्टीपल लोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 into 243। अब वहीं पे इन दोनों का लो मल्टीपल, सेकंड, शुरुआत से सेकंड और लास्ट से सेकंड, ठीक है। इन दोनों का जब आप क्या लेंगे, मल्टीपल लोगे, तब भी यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 3 into 81 मिल रहा है, ठीक है, जो कि कितना होता है 243 होता है, ठीक। अगर आप इन दोनों को लोगे 9 into 27, तब भी आपको कितना मिलेगा, 243 मिल जाएगा। इसका मतलब कि हमने जो यहाँ पे देखा है भाई कि जो nth टर्म है, ठीक है, या आपको यहाँ से देखो टी एन जो है, टी एन टी के है, के टर्म हो जाता ना, तो टी के प्लस टी के माइनस के टर्म, के टर्म कितना है, टी एन माइनस के प्लस 1 होता है। तो टी के प्लस टी एन माइनस के प्लस 1 वो बराबर होगा कांस्टेंट, ठीक है, और वो किसके मल्टीपल होगा, फर्स्ट और लास्ट के, ए इंटू एल, ठीक है। जैसे एपी में हमने देखा था ना, वही सेम चीज यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें ये मिल गया भाई, के टर्म ये हमें यहाँ से मिल गया है। कैसे आया ये, इसका वैल्यू कैसे आया, यहाँ पे देखो, इसको भी हम डिराइव कर लेते हैं, ठीक, डिराइव, तो डिराइव कैसे करें, यहाँ पे देखो, टी के क्या होगा, ए आर के माइनस 1 होगा ना। टी के मतलब क्या हुआ, क्योंकि के टर्म है ना, जैसे एन टर्म क्या होता था, ए आर पावर एन माइनस 1, तो के टर्म क्या होगा, ए आर पावर के माइनस 1 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे के की वैल्यू 10 होती तो यहाँ पे क्या होता, ए आर पावर 10 - 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर के है तो ए आर पावर के माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से टी के फ्रॉम एंड जो होगा, टी के फ्रॉम एंड, ठीक है, वो कितना होता है भाई, एल इंटू 1/r इंटू के माइनस 1। अभी शुरुआत में हमने देखा, अब इन दोनों को क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो, टी के इंटू टी के फ्रॉम एंड, वो कितना हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ए इंटू एल ही बच मिलेगा, ठीक है। और प्लस कर दिए भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ना, तो टी के और इसका मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये कटेगा, तो ए इंटू एल हो जाता है, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या आती है, फर्स्ट और लास्ट किसी भी दो टर्म्स के अगर जो के की वैल्यू है वो सेम है, जैसे आगे से हमने दूसरा टर्म लिया, पीछे से हमने दूसरा टर्म लिया, इन दोनों को मल्टीपल कराओगे तो वो हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा। अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीपल लें, जैसे अगर के इक्वल टू 1 है, जैसे यहाँ से देखो 9 के हम दूसरे की वैल्यू यहाँ से इधर से लिए, ठीक है, और 27 के दूसरे की वैल्यू इधर से लिए। अब यहाँ पे हमने 1 लिया, यहाँ पे 243 लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया 243 आया, ठीक। अब दूसरे की वैल्यू यहाँ से लिया, 3 और 81 का मल्टीप्लाई करें तब भी 243 आया, 9 और 27 का मल्टीप्लाई कराओगे तब भी 243 आएगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल कराने पे, ठीक। अब देखो सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर किसी जीपी में 3 नंबर्स आपको लेने हैं, जैसे एपी हमने देखा था ना, आपको अगर 3 नंबर लेने थे तो वहां पे कंडीशन क्या होती थी, इसी तरीके से आपको अगर जीपी में 3 नंबर्स लेने हैं, 3 टर्म्स लेने हैं कोई जीपी के, तो हम पहला टर्म क्या लेंगे, ए बाई आर, ए और ए इंटू आर लेंगे। अगर 5 टर्म्स है उसमें तो ए आर स्क्वायर प्लस ए अपॉन कॉमा ए बाई आर, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। 4 टर्म्स है ए आर क्यूब, ए आर क्यूब। 6 टर्म्स है जीपी में, ए बाई आर पावर 5, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 5, ठीक है। ये कब आएगा समझ में, जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि ये एपी है, आपको कुछ नंबर्स लेने हैं, जैसे जीपी एपी वाले क्वेश्चन हमने देखा था ना, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिला था कि 3 टर्म्स लेने थे हमें ना, तो टर्म्स हमने किस तरीके से लिया था, ए से नहीं शुरू होता था, ठीक है,
फर्स्ट टर्म, ठीक है, वहां पे एक कंडीशन थी, वे हम लोग वहां पे कंडीशन भी देखे थे एक, कि जो टर्म होता था हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज नॉट इक्वल टू ए। जो फर्स्ट टर्म होता था वो हमारा ए कभी भी नहीं होता था, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। सेम एज एपी, फर्स्ट टर्म वहां पर भी ए नहीं ले रहे थे, जैसे यहाँ पर भी नहीं लेंगे। जैसे हम लोग वहां पे जब देखे थे तो फर्स्ट टर्म क्या लेते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसा कुछ लेते थे, है ना, या ए प्लस डी, ए माइनस डी, ऐसा कुछ लेते थे, ठीक। तीन टर्म से पूछा था तब, अगर हमें तीन टर्म्स किसी एपी के चाहिए तो हम ऐसा कुछ लेते थे, ठीक है। वहीं पर अगर जीपी के लिए चाहिए तो ए आर ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है। सेम चीजें हैं, बस वहां पे एड सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, रेशियो में चल रहा है। पांच के लिए बात होगी तो ये चलेगा, चार नंबर, चार टर्म्स है तब ये चलेगा, छह टर्म्स है तो ये चल रहा है। अगर हम इन दोनों की बात करें, दिस एंड दिस, तो यहाँ से जो कॉमन रेशियो आया, कॉमन रेशियो जो हमें मिला है वो कितना मिला भाई, आर मिला है, कॉमन रेशियो आर मिला, ठीक। वहीं पे इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों में कॉमन रेशियो कितना मिला, कॉमन रेशियो जो हमें मिला भाई वो आर स्क्वायर मिल रहा है, आप चेक कर लेना इसे, ठीक। इन्हीं दो नंबर्स का आप क्या करोगे भाई, रेशियो लो लोगे, जैसे आगे वाले टर्म का पीछे वाले टर्म का, दोनों का रेशियो लोगे तो आपको आर मिल जाएगा। यहाँ से इन दोनों में इवन वाले में जब देखोगे तो ये मिलेगा आर स्क्वायर, और ऑड वाले में देखोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2 एकदम इजी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या हुआ कि किन्हीं दो नंबर्स का अगर हम सेम पोजीशन से उठाएं, उन दोनों को मल्टीपल करोगे वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल टू आएगा, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी भी समझ में आया होगा, फर्स्ट भी समझ में आया होगा। थर्ड क्या कहता है, इफ ईच ऑफ द टर्म्स जीपी बी रेज्ड टू द सेम पावर देन रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो अ जीपी, ठीक है। इफ ईच टर्म, देखो, अगर हम सभी टर्म्स किसी जीपी के किसी सेम पावर से रेज टू द सेम पावर द रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो जीपी, अगर हम किसी सेम पावर से उसका क्या करते हैं, पावर बढ़ा दे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे लिया कोई एक जीपी, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास कोई कोई भी एक जीपी है ना, आप आपके दिमाग में जो भी जीपी आ रहा है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही आप करें, है ना। आपके दिमाग में जो भी एपी आपको सोच रहे हैं ना कि क्या हम ये ले सकते हैं, आप उसे एक बार लीजिए, ठीक है। अगर गलत होगा तो आप फिर से उसे रिट्राई करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको ये नहीं लेना था पहले, ठीक है। तो एक बार कोशिश करिए, अटेम्प्ट करने करना जरूरी है मैथ में, ठीक है। एन क्या हुआ, हमने कोई एक जीपी ले लिया, 2 4 6 8 10 अप टू 10 कहाँ भाई, 2 4 2 4 4 8 8 16 ऐसा कुछ चलेगा। हमने आप ये एक जीपी लिया भाई। अब आपसे अगर हम पूछें, अगर आपसे हम पूछें इसमें कॉमन रेशियो क्या होगा, इसमें, या पहले दूसरा जीपी ले लेते हैं ना, या इसमें इसमें पहले इसका बात कर लेते हैं ना, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या होगा भाई, कॉमन रेशियो वो कितना होगा, आगे वाला टर्म अपान नीचे पीछे वाला टर्म, तो 4/2 दैट्स इक्वल टू 2। इसका मतलब आर की वैल्यू कितना मिला, 2 मिल गया, ठीक। अब कहा गया कि अगर हम किसी जीपी को रेज्ड कर दे, ठीक है, बढ़ा दे सेम पावर से टू द सेम पावर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस रिजल्टिंग सीरीज आल्सो जीपी। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, कोई जीपी था हमने उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा 4, ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16, और यहाँ पे 8 8 जा 64, यहाँ पे 16 16 जा 256 अप टू सो ऑन। अब क्या ये भी जीपी होगा, देन द रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो जीपी, ये भी एक जीपी होगा, और इसका जो कॉमन रेशियो आएगा, कॉमन रेशियो वो भी आर इक्वल टू 2 ही आएगा, चेक कर लो। टू का भी स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, ठीक। तो आगे वाला टर्म कितना था 16,
पीछे वाला टर्म कितना था 14, तो 4 4 जा 16, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, आपको ये बताना है कि हम किसी भी जीपी का अगर हम पावर को रेज्ड करते हैं, ठीक है, किसी सेम पावर से सभी को रेज्ड करते हैं तो वो भी एक जीपी होता है, और जो कॉमन रेशियो आता है वो भी जितने पावर से उसे रेज किए होंगे उतने मल्टीपल्स आता है। जैसे यहाँ पे पावर 2 की है तो यहाँ पर भी जो कॉमन रेशियो होगा वहां पे भी पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ पे क्या कहता है, इफ ईच टर्म्स ऑफ एपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो जीपी। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे कोई एक जीपी लिया ए एन, ठीक है, यहाँ पे हमने एक जीपी लिया ए एन, जो हमने लिया 1 2 3 4 5 6, ये तो जीपी नहीं है भाई, ए जीपी हम लोग निकाले है ना, 1 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 30 टू अप टू। सो आपसे अगर पूछा जाए इसका आर क्या होगा भाई, 2/1 दैट्स इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपसे कहा जाए इफ ईच टर्म ऑफ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसे समझते हुए चलिए। किसी मल्टीप्लाई करना है ईच टर्म को, जितने भी टर्म्स हैं मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, ना कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है जो कि सेम है, जो सब में मल्टीप्लाई करा दिए या डिवाइड करा दिए, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो जीपी। मतलब कि इसमें अगर किसी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करा दिए या डिवाइड करा दिए इस जीपी में, तो वो जो नया जीपी बनेगा वो भी एक जीपी ही होता है। जैसे हमने क्या किया, ये आपका जीपी था, कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो 2 आया था, अगर इसमें हम 2 का मल्टीपल करा दिए 2 ए एन हो जाएगा। ये अगर 2 ए एन हो जाएगा इसका मतलब ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 8, ये कितना बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 32 अप टू सो ऑन। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालो भाई, 4 माइनस 2 4/2 दैट्स इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस सेम का सेम मिल रहा है यहाँ पे, 4/2 दैट्स इक्वल टू 2 ही मिल रहा है, और ये है कि क्या एक जीपी है भाई। हमने एक बार डिवाइड भी करा चेक कर लिया। ठीक है, an/2, यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा 1/2, यहाँ से 2/2 दैट्स इक्वल टू 1, ये क्या बन जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बन जाएगा, ठीक, यहाँ पे कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, फिर यहाँ पे 32 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी ये भी एक जीपी होगा जिसका आर जो होगा वो 1/1 - 1/2 दैट्स इक्वल टू 2 ही मिल रहा है। फिर भी ये भी तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या मिला, सेम टू सेम मिल गया। यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया जो कॉमन रेशियो है रिमेन्स सेम। ठीक है, कॉमन रेशियो भी सेम होगा, सेम है जो एपी के लिए चल रहा था ना वही जीपी के लिए भी यहाँ पे चल रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, इफ A1 A2 A3 and B1 B2 B3 be two GPs of common ratio R1 R2 respectively, then A1 B1 A2 B2 and A1 by B1 A2 by B2 A3 by B3 will also form a GP, ratio will be R1 R2 and R1 by R2। देखो चार प्रॉपर्टी तो आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब पांचवी प्रॉपर्टी जो कह रही है, देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग यहां से देखें, कहा गया कि इफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 बी टू एपीज, आपके पास दो एपीज है। ठीक है, कॉमन रेशियो R1 R2, मतलब इसका जो कॉमन रेशियो है वो R1 है, इसका कॉमन रेशियो कितना है R2 है रेस्पेक्टिवली। देन A1 A2 B1 B2, ठीक है, हमारे पास जो है A1 A2 A1 B1 मतलब फर्स्ट जीपी इंटू सेकेंड जीपी। ठीक है, GP1 इंटू GP2, एक ये हमें जीपी मिल रहा है। ठीक है, ये भी जीपी होगा, और GP1 डिवाइडेड बाय, ये देखो GP1 ये है, GP2 ये है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये वाला जीपी इसी जगह डिवाइड कराओगे GP1 डिवाइडेड बाय GP2, तब भी ये क्या दिखाई देगा जीपी दिखाई, विल आल्सो फॉर्म अ जीपी। कॉमन रेशियो जो होगा वो R1 R2 और R1 बाई R2 होगा। इसका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस R1 इंटू R2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा R1 बाई R2 हो जाता है।
ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, किन्हीं दो एपीज को अगर हम मल्टीप्लाई करा देते तब भी वो एक जीपी आता है, किन्हीं दो जीपीज को अगर हम डिवाइड भी करा देते तब भी एक जीपी ही आता है। दो जीपीज डिवाइड कराओगे या मल्टीप्लाई कराओगे तब भी जीपी ही आएगा। ठीक, कॉमन रेशियो में कितना चेंज आएगा, जितने से मल्टीप्लाई कराओगे उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, जो दो जीपीज को मल्टीप्लाई कराए थे उन्हीं दो जीपीज का जो कॉमन रेशियो है उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो कॉमन रेशियो मिल जाएगा, फाइनल कॉमन रेशियो। ठीक है, सेम है, अगर डिवाइड कराओगे तो उन कॉमन रेशियोज को डिवाइड करा देना, आपको फाइनल आर मिल जाएगा। फाइनल आर मतलब कॉमन रेशियो मिल जाएगा। ठीक, अब एपी और जीपी में हमने क्या पढ़ा, दोनों को यहाँ पे कंक्लूड भी कर लेते हैं ना, जिससे हमारा जो कंफ्यूजन है दोनों का दोनों क्लियर हो जाए। जैसे हमने देखा था इन एपी, अगर एपी में कुछ जोड़े या घटाए, AP1 AP2, तब वो एक एपी होता था। ठीक है, कोई तीसरी एपी बनती थी AP3। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको, लास्ट के फर्स्ट 3 लेक्चर्स में ये बताया गया। दूसरा देखो, अगर हमने AP1 को मल्टीप्लाई करा दिए AP2 से और AP1 को डिवाइड करा दिया था AP2 से, तो इस कंडीशन में हम ये कह नहीं सकते थे कैन नॉट से कि ये एपी होगा या नहीं होगा, हम ये कह नहीं सकते थे वहां पे, है ना। लेक्चर्स आप अगर भूल गए हैं तो आप एक बार पीछे से नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा कि हमने जब प्रॉपर्टीज में देखा था एपी के अगर एड सब्ट्रैक्ट करते थे वहां पे तीसरी एपी बनती थी, बट डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम ये कह नहीं सकते थे कि बनेगी या नहीं बनेगी, बट इस कंडीशन में परफेक्टली बनेगा ही बनेगा। अगर इसके लिए कॉमन डिफरेंस की बात करें, फॉर दिस जो कॉमन डिफरेंस आता था, ठीक है, कॉमन डिफरेंस वो कितना आता था भाई, D1 पॉजिटिव नेगेटिव D2, यही मिलता था। ठीक, इसके लिए तो हम बात नहीं करते थे, है ना, अभी कांट से। नाउ अगर हम जीपी के लिए देखें, यार इसको क्या हो जाता है, अगर हम जीपी के लिए बात करें, इन्हीं दो जीपीज का, जीपी को उधर ही लिख लेते हैं ना, पहले एपी वाला खत्म कर ले। एपी में इतना था, बचा था और कुछ था, एपी में अगर हम एपी कोई के ऐड या जोड़ दिए या घटा दिए, या एपी बाई कोई एपी है उसे हम के से डिवाइड करा दिए, या कोई एपी से हमने उसे मल्टीप्लाई करा दिया किसी सेम नंबर से के, ठीक है, इस कंडीशन में वो सभी के सभी एपी आएगा। सिंगल एपी है उसमें हमने ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है, या फिर उसे डिवाइड करा दिया या मल्टीप्लाई करा दिया, उस कंडीशन में ये सभी के सभी एक एपी ही होते हैं। ठीक, अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें इसके और इसके के लिए, ठीक है, फॉर दिस एंड दिस हियर, जो कॉमन डिफरेंस आता था CD कॉमन डिफरेंस, वो कितना आएगा डी बाई के और डी के आएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस जो आता था वो सेम का सेम ही आता था। ठीक, अब हम जीपी के लिए बात कर लेते हैं भाई। जीपी, इन जीपी मल्टीप्लाई ये तो हो गया। ठीक, अगर हम जीपी में कुछ ऐड कर दिए, ठीक है, GP1 ऐड डिवाइड प्लस हो गया ना, प्लस माइनस GP2, हम ऐसा कह नहीं सकते कि ये जीपी ही होगा, GP3 बनेगा, कैन नॉट से। ठीक, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम दो जीपी का मल्टीप्लाई या डिवाइड करा दिए तो वहां पे जीपी मिलना ही मिल रहा है। ठीक है, बस शर्त ये है कि जो कॉमन रेशियो होगा उसमें चेंज आ जाएगा। चेंज कितने का आएगा, जो दूसरी जीपी का कॉमन रेशियो होगा उसी का चेंज आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराए तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कराए हो तो डिवाइड कराना होगा, बट इन्हीं दो एपीज को जोड़ोगे या घटाओगे तो हम यह कह नहीं सकते कि जो तीसरी एपी बननी है वो एक जीपी ही बनेगी। ठीक है, हम कह नहीं सकते हैं। ठीक, और लास्ट, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो जीपी है अगर हम उसमें कुछ जोड़ दें या घटा दें, ठीक है, एक जीपी में कुछ हम अगर जोड़ दें या घटा, या पहले हम जोड़ने घटाने से पहले हम अगर हम इसमें कुछ डिवाइड करा दें और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करा दें, जीपी इंटू के या जीपी बाई के, तो वो भी एक जीपी ही होता है। ठीक, कॉमन रेशियो कितना आएगा, CR, ठीक है, कॉमन रेशियो
इस कंडीशन में क्या आता था, सेम ही आता था ना भाई, कॉमन रेशियो सेम। तो इतना तो हमें यहाँ से समझ में आया है, ठीक है। तो ये पूरा कंक्लूजन था एपी और जीपी का, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, इन एनी जीपी स्क्वायर ऑफ एनी टर्म्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट। देखो कह रहा है कि इन एनी जीपी, ठीक है, किसी भी जीपी में स्क्वायर ऑफ एनी टर्म्स, किसी किसी भी टर्म का स्क्वायर वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू टर्म्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट। जी इसे हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर हम फिर से एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक। देखो हमने यहाँ पे कोई दैट इज ये तो दिया गया है, ठीक है, ठीक है, कोई एपी हमने जीपी ले लिया, ठीक है, जीपी लिया 2 4 8 16 32 64, इसके बाद क्या आ जाएगा 160 128, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 4 टू जा 12 टू जा 14 24 24 1 25 टू 256 आ जाएगा। इसका मल्टीपल कितना होगा भाई, इंटू 2 करोगे 6 टू जा 12 और इधर 25 दूना 50 और 1 51 512, ऐसा कुछ मिल रहा, मतलब एक स्क्वायर मिल रहा है भाई। नहीं 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 नहीं, मतलब ऐसा कुछ मिल रहा है हमें, एक जीपी मिल रहा है। 512 के बाद क्या मिलेगा इधर, 24 4 कैरी 2 और इधर आ जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, 24 10, ये मिल रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये कुछ मिल रहा है जीपी, ठीक। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे 6, क्या प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है, इसे हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक। अगर फॉर एनी जीपी स्क्वायर ऑफ एनी टर्म्स, ठीक है, किसी एक टर्म, जैसे हमने यहाँ पे एक टर्म चूज कर लिया, ठीक है, 16 हमने एक टर्म लिया है। अब हम यहाँ पे के दो कदम आगे गए, के इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 कदम पीछे गए, के इक्वल टू -2, ठीक है, पीछे गए। अब यहां से देखें तो ये हमारा कौन सा टर्म है, 1 2 3 4, टर्म 4। ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 2 कदम यहाँ पे होगा भाई, और ऐसे ही 2 कदम यहाँ पे होगा। तो ये वाला टर्म क्या बनेगा, 64 वाला टर्म, टर्म 6 बनेगा, और ये वाला टर्म क्या बनेगा, टर्म 2 बनेगा। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीपल ले लें, टर्म 2 और इसका 6 का, टर्म 2 मल्टीप्लाइड बाई टर्म 6 इज इक्वल टू टर्म 4 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। टर्म 2 क्या था 4 इंटू टर्म 6 क्या है 64 इज इक्वल टू टर्म 4 का स्क्वायर, ठीक है। टर्म 4 कितना है भाई 16, विच इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। तो 4 2 जा 4 4 जा 16, कैरी 1 6 4 जा 20 24 24 1 25 256, और 16 का कितना होता है भाई 256। प्रूफ ये भी हो गया, एग्जाम्पल से हमने ये भी देखा कि जीपी के स्क्वायर किसी एक टर्म का स्क्वायर जब करोगे वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट, ठीक है। इसका स्क्वायर का इक्वी डिस्टेंस मतलब कि आगे से भी सेम डिस्टेंस, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, दोनों नंबर्स का हमने मल्टीपल लिया, वो उस खुद के नंबर के स्क्वायर के बराबर था, ठीक। यहां से देखो ये आया कैसे, जो टी आर है, ठीक है, टी टी आर, इसमें टी आर लिख दिए। अगर हम ऐसे कहें टी आर प्लस के, वो कितना होगा, वो का टी आर इंटू आर, प्रूविंग की वैसे जरूरत नहीं है ना भाई, झूठे टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे, है ना। उसे भी टाइम हमारा बहुत ज्यादा जा रहा है इसमें भी, क्योंकि हम लोग एपी में 3 लेक्चर्स लगा रही है ना। अब इतना ही लेक्चर्स अगर जीपी में भी लगेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सिक्वेंशियल सीरीज को कवर करने में। तो प्रॉपर्टीज तो हो गई हमारी किसकी, जीपी की, हम लोग 6 प्रॉपर्टीज कर लिए हैं। अब 7वीं प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, 7वीं प्रॉपर्टी से अगर पहले अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं ना, 7वीं प्रॉपर्टी को जाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपको अगर 6वीं प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई है तो आप समझ लीजिएगा,
कोई सोच में नहीं है। जिस तरीके से अगर आपको एपी वाले समझ में आई ना, वही टू सेम यहाँ पे जीपी में भी है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ठीक, नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने आपको एपी में भी सेम टू सेम बताया था। अगर इफ जो जीपी है, इफ एम कॉमा एन कॉमा पी कॉमा क्यू जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इफ m कॉमा n कॉमा p कॉमा q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड m प्लस n इज इक्वल टू p प्लस q इज गिवन। अगर ऐसा कुछ दिखा गया है कि जो m n p q है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और जो m प्लस n है वो p प्लस q है, देन इन अ जीपी, देन इन अ जीपी जो टी एम होगा, टी एम प्लस टी प्लस नहीं है यहाँ पे जीपी है, तो टी एम इंटू टी एन इज इक्वल टू टी पी इंटू टी क्यू के बराबर होता था। ईपी हमने क्या देखा था, इन एपी हमने देखा था ये कि अगर इफ एम एन पी क्यू बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है, एंड एम प्लस एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, देन इन एपी जो टर्म टी एम प्लस टी एन था वो टी पी प्लस टी क्यू के बराबर था। ठीक है, बट ये क्या है, जीपी है, यहाँ पे कॉमन रेशियो चलते हैं, तो यहाँ पे टी एम इंटू टी एन इज इक्वल टू टी पी इंटू टी क्यू आया हुआ है। जैसे प्रूव कैसे हुआ, प्रूव भी करके दिखा देते हैं आपको। टी एम इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आप सिर्फ टी एम की बात करें तो वो क्या होगा, ए आर एम माइनस वन होगा। ठीक है, जैसे टी एन पूछा होता तो ए आर एन माइनस वन होता, एम पूछा है तो ए आर एम माइनस वन होगा। ठीक, और आपसे अगर पूछा जाए टी एन क्या होगा, टी एन क्या होगा, ए आर पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीपल लेना है। मल्टीपल मतलब टी एम इंटू टी एन लेना है, इसका मतलब ए आर एम एम माइनस वन इंटू ए आर एन माइनस वन लेना है। ठीक, अब इन दोनों में ए ये बन जाएगा ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, एम आर पावर एम माइनस वन, एम प्लस वन, एम प्लस एन जो है, हाँ ठीक है, यहाँ से एम प्लस वन एन देखोगे, यहाँ पे दोनों बेस सेम है, यहाँ से एम प्लस एन बचेगा, इसे हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर आर पी माइनस वन, पी माइनस वन, और इधर क्यू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, पी माइनस वन प्लस क्यू माइनस वन, और ये है क्या, अगर हम इसे अलग अलग लिखें हम ऐसा लिख सकते हैं ए आर पी माइनस वन इंटू ए ए आर, ठीक है, ए आर क्यू माइनस वन। ठीक है, और ये है क्या, ये हमारा टीपी था, और ये कितना है भाई, ये टी क्यू है। सेम है यहाँ से देखो, हाँ क्योंकि यहाँ पे टीपी क्या होगा भाई, ए आर पावर पी माइनस वन होगा, और टी क्यू क्या होगा, ए आर क्यू माइनस वन होगा। वही हमने यहाँ पे ला दिया, ए आर पी माइनस वन ए आर क्यू माइनस वन, यहाँ से टी एम इंटू टी एन जो होगा वो टी पी प्लस टी क्यू के बराबर होगा। ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर लिया है। ठीक, ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो मेन जो बात है वो कितना है भाई, ये वाला है, इतना पूरा आपका कितना है, मेन है ये वाला। ठीक, ये हमने कब बताया था, जो प्रॉपर्टी होने के बाद हमने ये अलग से स्लाइड में बताया था, लगभग सेकेंड या थर्ड में लेक्चर में ये बताया था। ठीक, आते ही बताया था ये। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, इसमें लॉग होगा है ना। अब अभी आपको पसीने छूटेंगे ना, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं कह रहे हैं, डायरेक्ट आए हैं आप लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में समझे होंगे ना, या फिर सीक्वेंस सीरीज से कर रहे होगे ना, कर रहे हो तो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं, 20 बार पढ़ चुके हैं। अब तो नहीं पढ़ेंगे ना इस बार, तो देखते हैं इसमें आपको तैयार है लॉगरिथम की नहीं तैयार है ना, बेसिक भी पता है कि नहीं पता। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं भाई।
सेवन क्या कहता है कि a1 a2 a3 up to an is a gp of non-zero non-negative terms, then log a1 log a2 log an is an ap and vice versa। इसका मतलब समझो, देखो नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स का क्या मतलब हुआ, इसका पहले तो इसका मतलब बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव टर्म्स होंगे। अगर जीरो नहीं है नेगेटिव नहीं है मतलब पॉजिटिव तो होगा ना, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो अगर कोई जीपी ऐसा कुछ लिखा गया है, जीपी जीपी क्या है, ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो वन। इसमें अगर हम लॉगरिथम का मल्टीप्लाई कराए, ठीक है, यहाँ पे देखो लॉग ए वन लॉग ए टू लिखा है, मतलब अगर ये जीपी है इसमें हमने लॉग का मल्टीपल किया है बस, कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया। इसी में अगर हम लॉग का मल्टीपल करा दें तो हमें लॉग ए वन लॉग ए टू लॉग ए थ्री ये वाले टर्म्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में ए एन है तो लॉग ए एन तक मिलेगा। हमने क्या किया, इसमें क्या किया, लॉग का मल्टीप्लाई किया। दिस इंप्लाइज दैट हमने क्या किया, लॉग लॉग का मल्टीपल कर दिया भाई, लॉग इंटू जीपी। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ए बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, लॉग ए आर बन जाएगा, ठीक। ये क्या बन जाएगा, लॉग ए आर स्क्वायर बन जाएगा, लॉग ये बन जाएगा लॉग ए आर क्यूब बन जाएगा, ठीक। अब टू ऐसा चलते चलते ये क्या बनाएगा, एक एपी बनाएगा, ठीक है, एपी, ठीक। अब ये हमें कैसे पता एपी है, प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा गया है ना। ये मल्टीपल लॉग कराओगे ये एक एपी बनता है, और वाइस वर्सा मतलब कि इसमें से अगर हम इसका उल्टा ले लें, उल्टा मतलब ई की पावर ले लें, तो वहां पे हमें जीपी मिलता है। देखो अभी समझाते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसे और सॉल्व कर लो, तो लॉग ऑफ जीपी जो होगा वो कितना होगा, लॉग ए, ठीक है, लॉग ए। और लॉग ए इंटू आर, लॉग ए इंटू आर क्या होता है, ये भी अगर आप में से कईयों को अभी ये भी नहीं पता होगा कि लॉग ए इंटू बी जो होता है वो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, ये तो पता होगा ना। और लॉग ए बाई बी जो होता है वो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, ठीक। और ये तो हो गया, बेसिक वाले तो इतना पता ही होना चाहिए ना। और क्या था, लॉग ए पावर एन जो था वो क्या था, एन लॉग ए होता है, ठीक। तो ये कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज थे ना, फार्मूले थे जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बताए गए थे, ठीक। अब यहाँ पे वही लगाना, लॉग ए आर है, ए आर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, लॉग ए आर, ए बी है मतलब मल्टीपल हो रहा है तो इसे हम लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हो, ठीक। इसी तरीके से इसे क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ पे लॉग ये आपका पूरा ए हुआ, लॉग ए पावर एन है, एन की वैल्यू कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 लॉग ए प्लस 2 लॉग आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कहाँ कर दे भैया, भैया भैया यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, लॉग ए प्लस 2 लॉग आर ये होगा, सेम एज यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए प्लस 3 लॉग, 3 बाहर आ जाएगा, एन लॉग ए होता है ना, ये वाला फार्मूला देखो, लॉग ए पावर एन जो होता है वो एन लॉग ए होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस 3 लॉग बी आर हो जाएगा, ठीक है। सेम एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप टू सो on। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक एपी बनाएगा। अगर इसमें देखोगे कॉमन जो जो कॉमन डिफरेंस आया, ठीक है, हियर जो कॉमन डिफरेंस आया है, कॉमन डिफरेंस वो कितने का आया है लाला, देखो आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म डिवाइड करा लो, जो कॉमन डिफरेंस आया है भाई वो कितने का आया है, यहाँ पे लॉग आर का आया है, आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, ठीक है। तो लॉग आर का क्या मिला हमें, बी कहाँ से लिख दिया यार यहाँ पे, ये ए आर था ना, ए बी नहीं यहाँ पे आर है, ये आर होगा, ठीक है। आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म करोगे क्या मिल जाएगा, लॉग आर, क्या मिल सकता था, रेशियो, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस मिल गया लॉग आर,
अब वाइस वर्सा की बात कर लेते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा की बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एपी होगा, कोई भी एपी की अगर हम बात करें, और एनी एपी, एपी को हम कैसे लिखते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, अब तो कहाँ तक जाते थे, ये एपी था, ठीक। अब इसने कहा है कि अगर लॉग का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एपी मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसका उल्टा ले लें, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर उल्टा ले लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमें जो आगे वाले टर्म्स मिलेगी, आगे वाले टर्म, इसका उल्टा मतलब कि ई पावर एपी, ठीक है। ई पावर एपी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई पावर ए, ई पावर ए प्लस डी, ई पावर ए प्लस 2 डी, ई पावर ए प्लस 3 डी, ई पावर ए प्लस 4 डी, अप टू सो ऑन। ये क्या दिखाएगा आपको, ये एक जीपी दिखाएगा ना, जीपी से एपी में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ये भी आपको समझ में आया, ठीक। अगर ई की पावर ले लें हम लोग, वो एपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीपी में। अब इसका कॉमन रेशियो जो होगा, कॉमन रेशियो, वो कितना होगा, ई पावर डी हो जाएगा इसका कॉमन रेशियो। तो ये दो पॉइंट्स भी आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 भी, ठीक। तो ये आपके कुछ इतने प्रॉपर्टीज थे, 7 प्रॉपर्टीज थे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लगे हमें इसे सॉल्व समझाने में, है ना। बाकी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि हम लोग एपी में सेम टू सेम चीजें करके आए, ठीक है, कोई ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया, बट आपको समझाने थे, समझाने इतना टाइम लग गया है, ठीक। क्वेश्चन करने से पहले जीपी हमारे एक लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट ही मान सकते हैं ना इसे। प्रॉपर्टी तो हो गया, प्रॉपर्टी के बाद एनथ भी हो गया, केथ भी हो गया, और एसएन भी हो गया, बचा मीन बचा है, ठीक है। मीन बचा हुआ है, ठीक। अगर हम यहाँ से देखें, एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन की बात करें भाई, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक, अब ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इसको देख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन पढ़ा, ये अरिथमेटिक मीन हम लोग कर चुके हैं। अब बचे हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करनी है हमें ना। अब ये होता है क्या, इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखें, इफ देयर, हम लैंग्वेज की बात करें, इफ देयर अगर ऐसा कुछ, इफ देयर, इफ देयर इज पॉजिटिव, अगर हमें ऐसा कुछ कोई कोई अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, तो हमने क्या लिया, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया ना, पॉजिटिव टर्म, इफ देयर इज अ पॉजिटिव नंबर ए बी सी, ये कोई 3 पॉजिटिव नंबर लिया, और ये किसमें है, आर इन जीपी, ये किसमें है, इफ देयर इज पॉजिटिव नंबर ए बी सी आर इन जीपी, देन बी इज कॉल्ड, बी इज कॉल्ड, बी को हम क्या कहते हैं, सेम टू सेम अरिथमेटिक मीन चल रहा है ना, बी इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल जीएम, किसके इसके बीच में भाई, बिटवीन ए एंड सी, there is positive number a b c are in gp, then b is called single geometric mean between a and c। यही चीज हमने किसके लिए बात करी थी बाबू, अरिथमेटिक मीन के लिए, ठीक। तो यहां से हम कह सकते हैं, here we can clearly say a b c are in ap। अगर एपी होगा तो उस केस में जो अरिथमेटिक मीन आता था वो T2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आता था, ठीक है। वहीं पे ए बी सी आर इन जीपी अगर आ जाए, तो इस कंडीशन में जो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक। वहीं पे अगर इफ हमने
ए और बी के बीच में अगर हमने क्या किया, कोई एक जीपी ले लिया, ठीक है। इफ ए G1 G2 G3 G4 अप टू Gn-1, ठीक है। GP1 GP2 GP3 GP4 Gn-1 या Gn तक ले लो भाई, n-1 के बाद n ही लिखना होगा, Gn लिखने की फुर्सत। और यहाँ पे बी ले लिए, तो इस कंडीशन में ये क्या होता था, सिंगल के लिए तो ये हमने बात करी थी, ठीक है। इफ ए, इसके बीच में कोई जीपी अप टू कहाँ तक, बी, ए और बी के बीच में कोई एक जीपी आता था, तो इस कंडीशन में हम इसे कहते थे बी इज अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। देन अगर ऐसा कुछ आता था तो G1 G2 G3 G4 अप टू कहाँ तक, Gn तक, इसे हम कहते थे आर कॉल्ड एनजीएम्स, इसे हम कहते थे एनजीएम्स बिटवीन ए एंड बी। एनजीएम्स वाला टॉपिक पढ़े थे ना, एन एम्स वाला पढ़े थे ना। इसी तरीके से एनजीएम क्या होता है कि अगर किन्हीं दो टर्म्स के बीच में ना, टर्म्स मतलब ए और बी के बीच में कोई जीपी आया है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स, देन जो जीपी आया है उसे हम एन टर्म्स ऑफ जीपी कहेंगे। किसके इसके बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट की बात करें, ओ ओ ठीक है, इसको ऊपर कर दें, ये ऊपर, ठीक है, अब ठीक है ना। अ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जीपी की हमने बात की, सिंगल सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, एंड ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, ठीक। अब आगे जैसे हम बात करते हैं, जो जीपी हमें मिला एंड ज्योमेट्रिक मीन, जी जी कहाँ से शुरू किया था भाई, जी था ये ना, जी, G1 G2 G3 अप टू Gn, ए था ना, ए और बी के बीच की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, ए और बी के ही है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम लोग ए और बी के ही बीच की बात कर रहे थे लाडले, यहाँ पे ए आएगा, तो ए से यहाँ पे लास्ट में जी एन के बाद यहाँ पे बी यहाँ पे आया था भाई। हम लोग ऐसे कुछ कंडीशन लेके चल रहे थे। ये क्या था, जीपी था, ठीक। अगर सेम अगर हम एपी के लिए बात किए थे, वैसे अगर हम टर्म वन की यहाँ से देखें, टर्म वन क्या होगा, टर्म वन तो ए वन है, सॉरी, टर्म टू से शुरू करते थे। टर्म टू क्या होगा, टर्म टर्म टू क्या होगा, जीवन होगा, ठीक है। टर्म टू क्या होगा, जीवन होगा, ठीक है। और टर्म थ्री क्या होगा, जी टू होगा। टर्म फोर क्या होगा, G3 होगा। ऐसे ही अगर हम nth टर्म लिए, टेन टर्म n प्लस वन, तो वो कितना होगा, टर्म Gn होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब अगर हम G1 की बात करें तो G1 क्या होगा, अगर ये जीपी है तो इस कंडीशन में ये AR होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जो एपी जो हमें मिला था, जीपी सॉरी, जीपी जो हमें मिला था वो क्या होता था, ए ए प्लस ए आर मल्टीप्लाई होता था ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक। तो फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकंड टर्म क्या होगा, ए इंटू आर होगा ना, थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, ए आर क्यूब होगा। इसी तरीके से ये जी एन आया तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू ए आर पावर एन आ जाएगा, ठीक। नाउ अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करा दे, इफ भी मल्टीप्लाई होल इक्वेशन, मतलब जितने भी यहाँ पे टर्म्स मिले हैं, टर्म G1 G2 टर्म टू टर्म थ्री टर्म फोर अप टू Tn+1 तक, मतलब G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू G5 अप टू कहाँ तक, Gn, तो वो बराबर हो किसके, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो
कॉमन टर्म, इसे हम एक मल्टी, इसे हम क्या कहते हैं, इसका नेम क्या होता था भाई, सिग्नम, क्या सिग्नम, इसका नेम बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट होता है ना, इसका मतलब प्रोडक्ट, इसका मतलब सबमिशन होता था ना, मतलब ऐड करना है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पाई आया है, नाउ हियर, ये जो पाई है मतलब इसका प्रोडक्ट नाम है, इसका मतलब प्रोडक्ट है, कहाँ से कहाँ तक, आई इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, एन तक चाहिए ना, क्या चाहिए, जी आई, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना, 1 से लेकर के एन तक चाहिए है ना, क्योंकि 1 टू एन की वैल्यू बात हो रही है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ आई टू वन, आई वन टू वन एन जी आई, एक बार आई की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ऐसा कुछ करते चलोगे, सबका प्रोडक्ट है, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कुछ लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए पावर एन, कितने टाइम्स ए आया, एन टाइम्स ए पावर एन टाइम्स आया होगा। ठीक है, और सब में अगर सब में से ए कॉमन लिए तो ए पावर एम तो बचेगा। ठीक, और इधर क्या बचाएगा, आर, फिर आर स्क्वायर, आर भी कॉमन ले लो भाई, आर को भी कॉमन ले लो, आर को भी कॉमन लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू कहाँ तक, एन तक जाएगा, प्लस एन। ठीक, नाउ यहां से हम कह सकते हैं कि ए पावर एन इंटू आर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता था, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता था। ठीक है, तो ये मिल गया ए पावर एन इंटू आर एन इंटू एन माइनस वन, एन प्लस वन बाई टू। ये कब के लिए है, समेशन तो हमने निकाल लिया, जी ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं ना, सॉरी। तो यहाँ से प्रोडक्ट की हमने यहाँ पे बात कर ली, ये इतना होगा। ठीक है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे बी के टर्म में लिखे थे, जैसे सेम टू सेम हमने एपी में किया था ना, तो उसे हम बी के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, इसे भी अगर हम बी के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से बी क्या होगा, बी इधर से लास्ट टर्म, बी इक्वल टू टी एन प्लस टू होगा, ये तो होगा ना, जब जी एन जो था बी के पहले वाला वो टी एन प्लस वन है, तो बी क्या होगा, टी एन प्लस टू होगा। ठीक, और टी एन प्लस टू इसका मतलब ये कितना होगा, ए आर एन प्लस वन, क्योंकि ये कितना था, ए आर एन था। ठीक है, इसी के आगे वाली वैल्यू होगी ना, ए आर एन प्लस वन, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हियर, आर क्या होगा भाई, आर, ये ए है ना, आर इज इक्वल टू बी बाई ए, बी बाई ए पावर 1/n+1 हो जाएगा, ये मिल रहा है हमें यहाँ से, आर की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, नाउ अगर हम इधर पुट कर दे भाई, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इधर ए पावर एन, आर की वैल्यू कितना था, बी बाई ए पावर कितना, 1/n+1। ठीक है, इसका पावर 1/n+1, और इस पूरे का पावर कितना था, आर की वैल्यू कितना मिल गया, इसका पावर एन इंटू n+1/2 है इसका पावर। ठीक है, और इसका भी पावर कितना था, एन इंटू n+1/2, ये हमें इतना पावर इसका मिला। नाउ अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ए एन है, ठीक है, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं ना, ए पावर एन इंटू बी पावर n/2 अपॉन ए पावर n/2। ठीक, और ये होगा किसके, ठीक है, हट गया, ए पावर एन, बी पावर n/2, ए पावर n/2, ये किसके हो जाएगा, दोनों का पावर इसको ऊपर लेके गए, n/2, n/2 मतलब हाफ, तो ये हो जाएगा ए बी पावर 1/2 होल पावर, हम एन ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है, सिंगल अरिथमेटिक जियोमेट्रिक में। ठीक है, सिंगल जी एम, किसके इसके बीच में भाई, बिटवीन ए एंड बी, इसका पावर एन हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन में हमें यही इतना पढ़ना, ज्योमेट्रिक मीन में इतना ही पढ़ना था। सेम टू सेम हमने जैसे एबी में करा था, वही सेम कॉन्सेप्ट हमने किसमें लगाया, जीपी में लगाया, वहां पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई करा दिए बस, बाकी कोई इसमें इशू, वहां पे सबमिशन आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
प्रोडक्ट वाला साइन आ जाएगा। ठीक, अब कंक्लूड अगर हम करें, नाउ हमने यहाँ पे क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स, प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स बिटवीन इसके बीच, ए और बी के बीच में, ए एंड बी, वो होता है सिंगल, जितना आया था सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी होल पावर एन मिला है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ। सेम एज हमने एपी में भी करा था, नोट चेक कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम से बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी होल पावर एन हो जाएगा, जितने टाइम्स हैं उतने पावर में आ जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे, जैसे एग्जांपल की तरफ देखें तो 1 2 4 8 16 32, ये हमने कोई एक जीपी लिया। अब फर्स्ट टर्म आपका कौन सा है, ये है G1 T1। ठीक है, ये अगर हम इसे नेमिंग करते G1 G2 G3 और ये G4, अगर ये टर्म्स हैं और हमने इसे क्या मान लिया, इसके बीच का हमें निकालना है, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे मान लिया, इसके बीच में 1 और 32 के बीच में, जैसे वहां पे ए और बी था, यहाँ पे 1 और 32 हमने यहाँ पे ले लिया। अब तो अगर हम कहें कि प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम से बिटवीन ए एंड बी, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका इसका और इसका, ये इसके बीच में है, 1 और 32 के बीच में है। एन जीएम्स है, कितने जीएम्स है, एन, तो यहां से ये कितने हैं, 4 जीएम्स है, इतना तो समझ में आया। ठीक है, 4 जीएम्स बिटवीन किसके किसके बीच में है, 1 एंड 32, 1 और 32 के बीच में है। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, आई इक्वल टू 1 से लेकर के 4 तक, 4 नंबर से यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, जी आई इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, यही होगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 2, 2 पावर 3, और ये 2 पावर 4 बन जाएगा, 4 3 7 8 9 और यहाँ पे 10, तो यहाँ से 2 पावर 10 मिल जाएगा। ठीक है, और यही क्या होगा आपका, G4 हो जाएगा, G पावर 4, सिंगल जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से सिंगल 2 पावर 10, कंक्लूड कर लो इसे, सिंगल जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी मतलब 1 एंड 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू 32 ए इंटू बी होल पावर हाफ इज इक्वल टू 2 पावर 5/2। यहाँ पे पीछे लिखा था हमने ना, कहाँ गया यार, ये हाँ, यहाँ पे देखो ये होता है। ठीक है, तो 1/32, 1 इंटू 32, यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, किसी जी के, तो G4 जो होगा वो कितना होगा, 2 पावर 5/2 पावर 4 दैट्स इक्वल टू 2 पावर 10, जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे भी 2 पावर 10 ही आया हुआ है। ठीक, तो ए बी सी में अगर सिंगल जीएम की बात करेगा तो वहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, जो कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता था, बी बराबर रूट ए सी, या फिर और बी बराबर ए सी पावर हाफ हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका जी एम। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ज्योमेट्रिक मीन के जितने भी थ्योरी थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अभी तक तो शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, लगभग टाइम तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दे देते हैं, या बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं 8-10 क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लीजिएगा ना। जैसे जो जे मेन्स 25 का है, 24 का है, ये भी 25 24 25
23, 24, 23, 14, 23, 24, मतलब कि ये रिसेंट ईयर के जितने भी जेईई मेंस और एडवांस के जितने भी पीवाईक्यूज हैं इस चैप्टर से पूछे गए हैं, वो हमने यहाँ पे सभी लाए हैं, है ना। अभी जब इसमें देखोगे तो 24, 25, 26 यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर, जैसे 2-3 क्वेश्चन ये कोई 19 का क्वेश्चन आया है, ये 16 का क्वेश्चन आया है, ठीक है। और यहाँ पे एक जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन आया था, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन 2020 के बाद के ही हैं, 25 के, 24 के, ऐसे। तो आप लोग जितना इतना कराया गया है उसे एक बार अच्छे से तैयार करिएगा, जितने फार्मूले लिखे हैं उसे एक बार फिर से कॉपी में लिखिएगा, उसे याद करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम बहुत ही सारे जेई मेंस के, एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आगे के टॉपिक हम वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है।